हेलो एवरीवन। सो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सीख लिया था। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। टेंशन मतलब धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। अभी प्रोबेबिलिटी आपका धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा, समझ लो, क्योंकि चैप्टर एक बार चालू होता है मैथ्स का तो मैं खत्म ही कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग मैथ्स 2 में जो फंक्शन चैप्टर है उसको खत्म कर देंगे। फिर कंटिन्यूटी हो गया ना, डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे। फिर बायनोमियल थ्योरम और कॉनिक सेक्शन लास्ट में करेंगे। ओके और फिर 11th का आपका मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी केमिस्ट्री भी आपका चल ही रहा है और फिजिक्स भी ज़्यादा कुछ अब उसमें बचा नहीं है। जो भी चैप्टर्स हैं वो सब 2-3 लेक्चर के मेहमान हैं, मतलब हर चैप्टर 2-3 लेक्चर का है, रे ऑप्टिक्स को छोड़ के। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिखता हूँ बिकॉज एडिटिंग का टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि कई सारी एडिटिंग करके मैं लगाऊंगा, बट कुछ ही लगा पाया था, सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड के पैक में से 3 कार्ड को निकाला गया। तो चांसेस बताओ कि 2 क्वीन के हो और 1 एस कार्ड हो। पहला को बोला है कि कितने चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी पता करो कि 2 क्वीन के कार्ड हो एंड 1 इज एन एस कार्ड। तो कैसे पता करेंगे इसको? सबसे पहली बात कि आप 52 में से 3 कार्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसका सिलेक्शन कर रहे हो आप लोग, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होगा 3 कार्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो 52C3 तो हमें मिल गया, बट इसका हमें करना क्या है? कुछ नहीं, यही तो आपका सैंपल स्पेस है, मतलब सैंपल पॉइंट है 52C3। ये हो गया आपका सैंपल पॉइंट। ठीक है, सो पहली कंडीशन लगाते हैं, 2 क्वीन रहने चाहिए और 1 एस कार्ड रहना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्वीन कार्ड्स कितने होते हैं? पूरे 52 में 4 होते हैं, तो 4 में से 2 क्वीन कार्ड निकलने ही चाहिए। एंड बोला है, एंड बोल दिया तो वहीं समझ में आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। एंड बोल दिया वहीं समझ में आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। 1 एस कार्ड रहना चाहिए। अब एस कार्ड भी कितने होते हैं टोटल? 4। समझ रहे हो ना? 52 में से 13 4 पैक होता है 13 का, और हर एक 13 में 1 क्वीन, 1 किंग, 1 एस और 1 जे होता है। ठीक है, हर एक में तो 2 क्वीन निकलने चाहिए और 1 एस कार्ड निकलना चाहिए। मतलब क्या बोला है एनए में बोला है 4C2 एंड 4C1। मल्टीप्लाई क्यों? क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि एंड है, यहाँ पे एंड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल शायद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में था। यस, सही पकड़े हो, 3.1 में था। ठीक है, तो ये होगा आपका NA। इसको लिखेंगे थोड़ा सा, कहीं कहीं पे मैं नहीं लिखता हूँ तो माफ कर दिया करो, खुद से लिख लिया करो। सिंस 2 क्वींस एंड 1 एस कार्ड should be drawn, therefore 2 queens can be drawn in 4C2 ways and ace card can be drawn in 4C1 ways। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए? हमें दोनों चाहिए ना, एंड लिखा है। देयरफॉर NA की वैल्यू आ जाएगी 4C2 इंटू 4C1। तो इसका आंसर जाने दो, डायरेक्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू NA अपॉन NS। अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो 4C2 इंटू 4C1 अपॉन 52C3। तो 4C2 का आंसर आता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इट मीन 6। और 4C1 का आंसर आता है 4। 52C3 का आंसर आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50, और बाकी जो 49 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2। 3 2 जा 6 होता है, चलो 3 17 जा और 2 25 जा। अब ऊपर भी देखो कैंसिल कर दो, 4 13 जा और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/13 इंटू 12 इंटू 25। सॉरी ये 17 है, राइट। चलिए अब सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर सकते हो ना, 13 इंटू 17 इंटू 25। एक काम करते हो, इसकी वैल्यू मैं पता कर देता हूँ तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू आएगी 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 6, तो 17 जा और 25 जा। ठीक है,
तो 50 इंटू 17 इंटू 25 मैं मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। चलिए, तो हमारा NS जो आया था वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक्चुअली 22,100 आया था। 52C3 इसकी वैल्यू आई थी 22,100। देखेंगे जहाँ पे वो वैल्यू आसान पड़ेगी वो रखेंगे और जहाँ पे 52C3 इजी पड़ेगा वो रखेंगे। तो क्वेश्चन बी में बोलता है एटलीस्ट 1 डायमंड कार्ड। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ गई, एटलीस्ट 1 इज डायमंड कार्ड। अब यहाँ पे ये दिक्कत आ गई कि यार हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 कार्ड निकाल रहा है और इसमें बोल रहा है एक में डायमंड रहना चाहिए। तो पहला केस तो ये कि एक डायमंड रहे, दूसरा केस दोनों डायमंड रहे, तीसरा केस तीनों डायमंड रहे। समझ रहे हो? तो एटलीस्ट 1 इज डायमंड कार्ड। तो यहाँ पे हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। एक ये मेथड है और दूसरा मेथड ये है कि क्यों ना हम लोग नॉन डायमंड कार्ड के लिए निकाल लेते हैं, राइट। और नॉन डायमंड कार्ड में 1 से माइनस कर देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं जहां पे डायमंड कार्ड हो ही ना, राइट। और फिर वहां से हम लोग माइनस कर देते हैं, किसको? 1 से उसको माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जहां पे डायमंड कार्ड होंगे, राइट। कौन सा करें? चलो ठीक है, केस वाला बता दो, केस वाला इजी है। एटलीस्ट एक डायमंड कार्ड रहे, 3 कार्ड हम लोग निकाल रहे, 3 कार्ड्स आर टू बी ड्रॉन। तो पहला केस तो ये यार कि डायमंड कार्ड होते कितने वैसे 52 में से 26 रेड 26 ब्लैक, जिसमें से 13 डायमंड, हर्ट, स्पेड और पता नहीं क्या क्या क्लब, राइट। तो 3 कार्ड को हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड देयर आर 39 नॉन डायमंड कार्ड। 13 ही तो डायमंड होते हैं, तो 39 क्या हो गए? नॉन डायमंड। तो इन 39 में से हमें 3 को निकालना है। तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी पता कर रहे हैं? नॉन डायमंड कार्ड गेन करने की। फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो डायमंड कार्ड गेन करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सो 39 नॉन डायमंड कार्ड में से हमें 3 कार्ड निकालना है, तो 39C3 इसका आंसर आएगा 39 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। मतलब ये आ जाएगा 39 इंटू 38 इंटू 37। जो 36 फैक्टोरियल आता वो इससे चले जाता, तो जाने दो। 6 हो गया, 3 13 जा, 3 2 जा, 2 19 जा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आंसर आता है। 30 जाने दो, मल्टीप्लाई मत करो। ये तुम्हें मिल गया NB। एक्चुअली ये NB डैश है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट है, NB का कॉम्प्लीमेंट है ना। NB क्या था? 1 इज डायमंड कार्ड। NB डैश क्या आ गया? नो डायमंड कार्ड, ठीक है। सो PB डैश निकालते हैं हम लोग। PB डैश क्या आ जाएगा? PB डैश आ जाएगा 13 इंटू 19 इंटू 37 अपॉन 52C3, मतलब 52 इंटू 51 इंटू 50, और जो नीचे 6 आता वो ऊपर चले जाता, तो जाने दो। देखो 13 4 जा 52 और कुछ 2 2 जा 2 3 जा 3 17 जा और कुछ तो लग नहीं रहा है। नीचे आ गया 1700। 37 जा कितना होता है? 37 इंटू 19 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 7 जा 63, 703 होता है आई थिंक, देख लेते हैं। 9 7 जा 63, 9 3 जा 27, 1 7 जा 7, 1 3 जा 3, 3067, ठीक 703। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जब कोई डायमंड कार्ड ना हो। इसको 1 से माइनस कर दो। सो PB के लिए अब 1 से माइनस कर दो PB डैश को, बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, बताया था मैंने प्रॉपर्टी में। तो 1 माइनस 703 अपॉन 1700, इसका आंसर आ जाएगा 1700 में से 703 गया तो 997। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा कैसे आया। सो 997 अपॉन 1700 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो C वाला कर चलिए। C क्या बोल रहा है? C बोल रहा है कि बोथ आर फ्रॉम सेम सूट, ठीक, तीनों के तीनों सेम सूट से रहने चाहिए। अब वो कोई भी सूट हो सकता है। पहला सूट मतलब हर्ट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है। सो there are 4 suits in the pack of 52 cards. If drawn cards are from same suit, then NA is equals to 13C3 और दूसरा वाला सूट और तीसरा वाला सूट और चौथा वाला सूट। आप बोल और रहे हो और कर प्लस रहे हो, क्योंकि और मतलब होता है एडिशन प्रिंसिपल, ठीक है, इसीलिए प्लस कर लो। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो 4 इंटू 13C3, राइट। तो वही किया मैंने। तो 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 2। अब देखो 2 2 जा 4, सॉरी सीधा काट दो, 2 3 जा 6 2 जा 12। अब 2 4 जा हो गया 8, 8 11 जा हो गया 88, 88 इंटू 13
एन ए हो गया हमारे पास, सॉरी एन सी हो गया हमारे पास। अब हमें पी सी निकालना है, तो पी सी इज इक्वल्स टू एन सी अपॉन एन एस। एन सी क्या है, एन सी है 88 इंटू 13। एन एस क्या है, एन एस याद रख लो क्या है ये है 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 6। सॉल्व करके अब ये जो नीचे 6 आया वो ऊपर चला जाएगा, राइट, तो ये आ गया ऊपर और नीचे रह गया 52 इंटू 51 इंटू 50। अब कैंसिल करते हैं, 13 4 जा 52 और 2 से कैंसिल हो रहा है, 4 से ही हो रहा है, देखो 4 22 जा, और फिर 2 से भी हो रहा है, 2 11 जा, 2 25 जा, और फिर देखो 11 6 जा 66 और 51 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आंसर, देखते हैं 50 को 25 से किया तो ठीक है, जाने दो, नहीं हो पाएगा ये दिमाग में। 5 1 जा 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 7 2 1 लग ही रहा था, 1275 आएगा, ठीक, 1275 यही हो गया आंसर। चलो डी वाला करते हैं। चलिए डी वाला बोलता है दे आर किंग क्वीन एंड जैक, ठीक है। चलो सो किंग कितने में से आएगा, 52 में 4 किंग होते हैं, मतलब 4 में से एक किंग रहना चाहिए। 52 में 4 क्वीन होते हैं, 4 में से एक क्वीन आनी चाहिए। 52 में 4 गुलाम होते हैं, 4 में से एक आना चाहिए। तो 4C1 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 एंड बोला है, यहाँ पे एंड बोला है मतलब लगेगा मल्टीप्लीकेशन, 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1, ये होगा आपका एनडी, ठीक है। सो देयर आर 4 किंग्स 4 क्वींस क्यून 4 क्वींस and 4 jacks in the pack of 52 cards, in the pack of 52 cards, therefore ND is equals to 4C1 into 4C1 into 4C1 into 4C1, आंसर will be 16। कैसे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 250, ओहो ज़्यादा हो गया एक बार, ठीक है 64 आएगा, 3 ही बार ना, 3 ही लोग तो है, 3 ही काट तो है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो पीडी क्या आएगा, पीडी आएगा एनडी अपॉन एनएस। सो एनडी क्या निकला 64, एनएस क्या निकला 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 50, 3 2 जा 6, 3 17 जा, 2 1 जा 2 25 जा, 4 16 जा, 4 13 जा, और कुछ 16 अपॉन 13 इंटू 17 इंटू 25, ठीक है। ये हम लोगों ने शायद अभी मल्टीप्लाई किया था, राइट, कर लेते दोबारा से। देखो 13 25 जो आपको पता है, नहीं पता है, मुझे पता है 325 होता है। कैसे, 25 10 जा 250, 25 3 जा 75, 250 प्लस 75 325। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 17 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 5 2 3, 5 2 5 5 5 5 2 5, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। 9वां करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फ्रॉम अ बैग containing 10 red 4 blue and 6 black balls, ठीक, a ball is drawn at random find the probability that ऑप्शन ए, मतलब क्वेश्चन ए कि रेड बॉल निकले। अच्छा, एक बॉल को चूज किया जा रहा है, टोटल बॉल्स यहाँ पे 20 है, तो पहले बोला रेड बॉल निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हम बचपन से देख रहे हैं 10 अपॉन टोटल, टोटल कितने 20, तो 1/2 आएगा। सेकंड में बोला ब्लू रहे या ब्लैक रहे, तो ब्लू कितने 4, ब्लैक है 6, तो ब्लू और ब्लैक मतलब दोनों चलेंगे, तो 4 + 6 10, 10/20, उसका भी 1/2। फिर थर्ड में बोला नॉट अ ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल नहीं रहना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी रहे, तो 14/20 मतलब 7/10। तो ये था हम लोग का 10वीं का मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जिस मेथड से हम लोग नॉर्मली, तो वो हम लोगों का ट्रेडिशनल मेथड था, इजी था। बट अभी हम लोग कॉम्बिनेशन से ट्राई करते, देखते हो सकता है क्या। पहले सैंपल स्पेस बनाते, सॉरी सैंपल पॉइंट निकालते। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द set of 20 balls, therefore ns equal to 20 में से एक निकाल रहे 20C1, राइट, इसका आंसर 20 आएगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया आपका ns। अब एक रेड बॉल रहना चाहिए,
रेड बॉल्स हैं कितने 10, बॉल कितने निकाल रहे एक, और वो एक बॉल क्या रहना चाहिए रेड। देयर आर 10 बॉल्स। वैसे आप लोग अगर 10वीं के मेथड से करोगे तो भी आप लोगों को मे बी फुल मार्क्स मिल जाए इसमें, ठीक है। 10 बॉल्स इन द बैग, 10 रेड बॉल्स in the bag, therefore since the ball drawn is random, sorry, the ball drawn is red, therefore NA is equals to 10 C1 is equals to 10। तो PA क्या आएगा, तो PA आ जाएगा NA अपॉन NS। NA कितना है 10, NS कितना है 20, आंसर आ गया 1/2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखते हैं। चलिए बी वाला क्या बोला है, अ ब्लू और ब्लैक बॉल, और आ गया मतलब यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। सो देयर आर 4 ब्लू बॉल्स इन द बैग एंड 6 ब्लैक बॉल्स, therefore NB इक्वल टू 4C1, और लिखा है मतलब एडिशन प्रिंसिपल 6C1। 4C1 क्यों, 4 ब्लू बॉल है एक निकालना है, 6C1 क्यों, 6 ब्लैक बॉल है एक निकालना है। एडिशन प्रिंसिपल क्यों, और बोला है, और ही क्यों बोला है, क्योंकि एक ही बॉल निकाले ना भाई, 2 बॉल थोड़ी निकाले, 2 होता और यहाँ पे एंड बोलता तो मल्टीप्लाई लगा देते। तो इसका भी आंसर 4 + 6 10। तो देखो जो हमने प्रेडिक्ट किया था कितना आ गया, NB अपॉन NS कितना आ गया 10/20, यही तो हमने ओरली भी बोला था 1/2। तो ये ओरली करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है नॉट अ ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल नहीं रहना चाहिए। ब्लैक बॉल नहीं रहने का मतलब ये दोनों रह सकता है, तो इसके लिए 2 मेथड है आपके पास। पहला ही मेथड बताता हूँ, बाकी दूसरा मेथड नॉर्मल मेथड है। क्या मेथड है नॉर्मल वाला, एज इट इज सेड दैट इट शुड नॉट बी अ ब्लैक बॉल देयरफॉर इट कैन बी रेड बॉल और ब्लू बॉल। As it is said that it should not be black ball, therefore it can be red ball और blue ball। तो 10C1 + 4C1 आ जाएगा 14, 14/20 कर देना, आंसर आ जाएगा 7/10। तीसरा मेथड तूफानी मेथड क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक बॉल की ही, ठीक है। अब ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग ब्लैक बॉल की, मतलब NC डैश की। तो NC डैश का आंसर क्या आएगा 6C1 मतलब 6। तो PC डैश क्या आएगा, PC डैश आएगा 6/10 मतलब सॉरी 6/20 मतलब 3/10। तो P ऑफ C क्या आएगा 1 - PC डैश आएगा, राइट। तो 1 - 3/10 मतलब ये आ जाएगा 7/10। देखो ओरली भी हमने यही लाया था, तूफानी मेथड से भी यही आया। जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड है एज इट इज सेड इन द क्वेश्चन, एज इट इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो, दैट इट शुड नॉट बी अ ब्लैक बॉल देयरफॉर इट कैन बी रेड बॉल और ब्लू बॉल, ठीक। 1 रेड बॉल is to be drawn from 10 रेड बॉल and 1 blue ball from 4 blue ball, therefore number of ways is equals to 10C1 + 4C1 आ जाएगा 14। फिर नॉर्मली सॉल्व करके ला सकते हो, ये भी मेथड ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली 10th वाले मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, उसी से करना है एक्चुअल में। एक बॉक्स में 75 टिकट है, 1 से 75 तक उसमें लिखा हुआ है, जिसमें से एक टिकट को ड्रॉ किया गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अ टिकट इज ड्रॉन from the pack of 75 tickets, therefore NS की वैल्यू आ जाएगी 75C1 मतलब 75 आपका आ गया सैंपल पॉइंट। अब इवेंट ए, लेट इवेंट ए क्या कहता है भाई, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6। तो ए में क्या क्या आ जाएगा, 6 से कौन कौन डिविजिबल होता है 1 और 75 के बीच में। 6 का टेबल लिखते जाओ जब तक 75 ना आ जाए। 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, इसके आगे जाओगे तो 70 पार हो जाएगा, मतलब 74, 75 पार हो जाएगा। तो कितने लोग आ गए यहाँ पे, 12 लोग आ गए। 72 6 12 होता है ना, तो 12, ठीक है। सो हो गया ना, NA आ गया 12 और NS आपको पता है 75, देयरफॉर PA आ गया NA अपॉन NS
कितना आ जाएगा 12/75। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग वो मेथड से कर सकते हैं डिविजिबल बाय 6 वाले, मतलब जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है 3 से भी डिविजिबल होता है उसको लेके परम्यूटेशन वाला केस बनाए, क्या ज़रूरत है जब नॉर्मली आंसर आ रहा है। कर सकते हो बट ऐसे करो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इवन आई डोंट नो करेक्ट मेथड ऑफ दैट। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 जा 315 जा, बस है 315 जा कुछ भी 325 जा। सो इवेंट बी, लेट इवेंट बी, इवेंट बी का क्या कहना है भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन द टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑन द टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर ही ना, हाँ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर हो। तो किसका स्क्वायर रूट इंटीजर होता है, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का, 64 का, और बाकी 81 आता है, फिर वो तो पार चला जाएगा। तो एन बी की वैल्यू आ गई 8। अरे कैसे, अरे 64 8 का स्क्वायर है, 8 तक गए हम लोग, 8 आ गया, तो पी बी क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन एन एस, मतलब 8/75 और क्या हो गया, ख़त्म। ठीक है, चलो छाप लो, छाप लिए, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली चैप्टर बहुत ही इजी है, उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको पी एंड सी अच्छे से आ गया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, खास करके कॉम्बिनेशन अच्छे से आ गया है, छोटे मोटे कंसेप्ट भी, पूरा चैप्टर आपके लिए इजी जाएगा। बस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो हम लोग अभी 9.1 कर रहे हैं, इसके बाद मैं जस्ट 9.2 रिकॉर्ड करूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा। फिर 9.3 ज़्यादा क्वेश्चन है, 9.4 छोटा सा है, बट 9.5 में अगेन 25 क्वेश्चन है, समझ सकते हो। ठीक है, तो सी वाला देखो, नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर, नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कब आएगा भाई, जब बुलाएंगे। वाह, सो लिख दो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 से 75 के बीच में। एक नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 ओनली प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 हैं, 47 होता है क्या शायद। ठीक है, 53 आंसर चेक कर लेंगे, 59 61 67 नहीं होता है, होता है। ठीक है, और 71 73 देख लेना एक बार, मतलब थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ हो तो। 63 तो नहीं होता है, 53 होता है, 73 इसीलिए होता है क्योंकि 63 नहीं होता है, 43 इसीलिए नहीं होता है क्योंकि 53 होता है। यस करेक्ट है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 16 18 20 लोग आ गए। तो एनसी की वैल्यू आ गई 20, तो पीसी की वैल्यू आ जाएगी 20/75। अब आंसर निकाल लो 5 से डिवाइड करके, दैट इज 4/15, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमसे 43 मिस हो गया एक्चुअल में, तो ये 21 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 7/25, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 7 जा 325 जा, आ गया। चलो लेट इवेंट डी, इवेंट डी क्या कहता है, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5 एंड बोला है क्या, हाँ। सो नंबर ऑन द टिकट is divisible by 3 and 5। तो 3 and 5 से अगर किसी की डिविजिबिलिटी हमें निकालनी रहती है तो हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो, 15 आएगा। तो 15 से जो डिविजिबल होगा वो 3 और 5 दोनों से होगा। जैसे मैं आपसे बोलो ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, तो आप क्या करोगे, 2 4 का एलसीएम ले लोगे। ठीक, 2 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, तो 4 से जो डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा, राइट। बट जो 2 से होगा वो 4 से नहीं होगा। मतलब हर कोई ऐसा नहीं होगा जो 2 से भी हो और 4 से भी हो। जैसे 2, जैसे 6 2 से होता है 4 से नहीं होता है। बट जो 4 से होता है वो 2 से डेफिनेटली होगा। 8 16 32 64 128 256 1024 कुछ भी ले सकते हो। ठीक, तो डी में कौन कौन आ जाएगा, 15 का टेबल, 15 30 45 60 और 75। अच्छा, फ्रॉम की जगह अगर बिटवीन लिख दिया होता, बिटवीन 1 and 75, तो क्या दिक्कत आती। तब हम लोग 1 और 75 दो लोग को नहीं कंसीडर करते, क्योंकि तब बिटवीन बोल देता, मतलब उनके बीच में। बट इधर फ्रॉम बोला है, मतलब इधर से लेके इधर तक दोनों को इंक्लूड किया। बिटवीन बोल देता तो वो दोनों एक्सक्लूड रहते। तो यहाँ पे हम जो 1 लिखे ना पिछले क्वेश्चंस में, वो नहीं लिखते। यहाँ पे जो 75 लिखे ये नहीं लिखते। ध्यान रखना इन सब छोटी छोटी चीज़ों का, ऐसी गलतियाँ करवाते अक्सर कॉलेज वाले। ठीक, बहुत डेंजर होते हैं। डी 5/75 1/15, दैट्स इट। चलो भाई समझ में आ गया। चलो 11th क्वेश्चन करते। चलिए, ये क्वेश्चन आपको 10वीं में भी था, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में 11th के लेवल का है, इसलिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है।
देखो व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर वाला भी आता है और एक लीप ईयर वाला भी आता है, रट्टा मार के रखने का। लीप ईयर का 2/7, नॉर्मल ईयर का 1/7। कैसे? देखो अ लीप ईयर कंटेन्स 366 डेज, राइट। 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। कैसे पता करते हैं लीप ईयर? 4 से डिवाइड करो दिए हुए ईयर को। अगर दिया हुआ ईयर 4 से टोटली डिवाइड हो जाए, टोटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो लीप ईयर होगा। जैसे 2020 4 से डिवाइड करो, हम लोग की बैच, हम लोग को एक दिन एक्स्ट्रा मिला था ठीक, तो हम लोग का लीप ईयर था। 2016 लीप ईयर था, 2018 नहीं था, ठीक। 366 डेज है, तो कितने हफ्ते और कितने दिन होंगे इसमें, सॉरी कितने हफ्ते होंगे वो पता करते हैं। हफ्ते ही क्यों हफ्ते? क्योंकि हमें संडे की बात की है, ठीक है। हमें संडे निकालने की 53 संडे आने के क्या चांसेस हैं, देखते हैं। सो अ लीप ईयर हैज 366 को जरा 7 से डिवाइड करो। 7 से क्यों 7 से? क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ वीक्स। एक वीक में 7 दिन, तो तभी तो हमें मिलेगा जब हम लोग 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, राइट। एक वीक में 7 दिन, मतलब एक दिन में 1/7 वीक 1/7 वीक, नहीं समझे? देखो एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो हमें एक दिन में कितना वीक होता है ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं x होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 7 को x से मल्टीप्लाई करो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/7, मतलब एक दिन में 1/7 वीक, ठीक है। तो 366 को 7 से इसीलिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में 1/7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 1/7 से क्यों? क्योंकि एक दिन में होता है 1/7 वीक, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल बात थी, जाने दो जिसको ना समझियो। डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 52 + 2, मतलब 52 वीक्स होते हैं और रिमाइंडर 2 बच गया, तो 2 दिन होते हैं। अब यहाँ पे चांस है कि ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन में संडे हो सकता है। 52 संडे तो फिक्स हो गए क्योंकि 52 वीक आ गए हैं। सो देयर विल बी 52 संडेज इन 52 वीक्स। बट इधर की प्रोबेबिलिटी गड़बड़ है, 2 ही दिन है ना। अब ये 2 दिन में मंडे ट्यूसडे भी तो आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी तो आ सकता है। सो इसमें अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी मतलब उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो ये 2 दिन का हम लोग पूरा केस निकालते हैं, वही हमारा सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि 52 संडे तो फिक्स हो गए। अब ये 2 दिन में ऐसा हो सकता है कि यार मंडे ट्यूसडे रहे, ट्यूसडे वेडनेसडे रहे, वेडनेसडे थर्सडे रहे, थर्सडे फ्राइडे रहे। अब कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा है थर्सडे रहे कि थर्सडे आज है कल भी थर्सडे रहेगा। हाँ हो सकता है, आप दूसरे देश में चले जाओ हो जाएगा, बट हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। और कुछ छूट रहा है? कोई जोड़ी नहीं छूट रही होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो एनएस आ गया 7। कौन से 2 जगह पे, मतलब यहाँ पे संडे कितनी बार आया? 1 2 बार आया संडे। सो लेट इवेंट ए गेटिंग 53 संडेज, ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 2। 52 संडेज तो हमें मिल चुके हैं, अब एक संडे चाहिए, वो 2 दिन में से। तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? 2 बार तो आ रहा है संडे, एक बार मंडे के साथ एक बार सैटरडे के साथ, तो 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए एन हो गया 2। NS 7 क्यों हुआ? क्योंकि 2 दिन थे और हमने जब जोड़ियां बनाई दिनों की तो 7 निकला, तो PA की वैल्यू आ जाएगी Na/NS मतलब 2/7। आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स व्हेन अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे आपको 2 बार बनाना पड़ेगा पूरा केस, एक बार सैंपल स्पेस भी अलग बनेगा और दूसरी बार भी सैंपल स्पेस अलग बनेगा। क्यों अलग बनेगा? क्योंकि पहली बार रिप्लेसमेंट है, बॉल को उठाया फिर उसको रख के दोबारा उठाया, मतलब 9 बॉल्स थे, 9 में से मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहले मैं एक उठा लूँ फिर मैं दूसरा उठा लूँ, ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। एक और ऑप्शन है, पहले मैं एक उठाऊँ फिर उसको रख दूँ फिर से मिक्स करके दोबारा उठाऊँ, तो ये हो गया विथ रिप्लेसमेंट। समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा ये वाला कंसेप्ट। तो पहले विथ रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 5 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, सो टोटल बॉल्स 9, ठीक है। अब 9 में से हमें 2 बॉल्स को निकालना है, सो 2 बॉल्स आर ड्रॉन। देयरफॉर NS क्या आएगा? 9C1 × 9C1। क्यों 9C1 9C1? क्योंकि रिप्लेसमेंट है यहाँ पे,
ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं होती तो 9C1, पहले एक बॉल आपने निकाल लिया 9 में से, अब कितने बचे, अब 8 बचे, 8 में से निकालना है तो तब लिखते हैं आप 9C1 इंटू 8C1, ये फर्क रहता। तब आप लिखते हैं 9C1 इंटू 8C1, फिलहाल यहाँ पे 9 इंटू 9 तो ये आ गया 81। अब इवेंट क्या है, इवेंट है दोनों रेड बॉल रहने चाहिए, मतलब 5C2। सो लेट इवेंट ए गेटिंग बोथ रेड बॉल, गेटिंग बोथ रेड बॉल्स, दोनों रेड बॉल्स रहने चाहिए भाई। तो देयरफॉर n इक्वल टू, अब यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट है राइट, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 5C1 इंटू 5C1, तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 5 25। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, पहले मैंने एक बॉल निकाली रेड में से, फिर मैंने दोबारा रखा फिर निकाला। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो पहले निकालता, 4 बचता, अब 4 में से एक निकालता, तो 5C1 इंटू 4C1 आता फिर, तो इसका आंसर आ जाएगा 25/81। तो P ऑफ ए क्या आ जाएगा, P ऑफ ए आ जाएगा Na अपॉन NS, n कितना है 25, NS कितना है 81, ठीक है। चलो विथ रिप्लेसमेंट की बात, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते समय NS की वैल्यू होगी 9C1 इंटू 8C1। क्यों ऐसी होगी, क्योंकि यहाँ पे एक बॉल हमने निकाल लिया तो अब कितने बचे, 8 बचे राइट, तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 8 दैट इज 72, ठीक है। अब इवेंट ए इसका भी बनाते हैं हम लोग, या फिर इवेंट बी बोल दो, गेटिंग बोथ रेड बॉल बट अब की बार विदाउट रिप्लेसमेंट, गेटिंग बोथ रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो विदाउट विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, गेटिंग बोथ रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। सो NB की वैल्यू क्या आएगी, NB की वैल्यू आएगी का ये नार 5 में से एक को निकाला, फिर 4 बचे, फिर 4 में से एक को निकाला, दोनों रेड बॉल निकाल रहे हैं ना इसके लिए, तो इसका आंसर आ गया 20। तो P ऑफ B क्या आ गया 20/72 म्हणजे 10/36 म्हणजे 5/18, बस ना और क्या। सो 5/18 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो 13वां करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार सा है, कहानी बनाई हुई है कि एक रूम में 3 सॉकेट है लैंप के, ठीक है, लैंप्स के लिए 10 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली 4 नॉन डिफेक्टिव होंगे। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कुछ चीज़ें निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। 3 सॉकेट है जिसमें से आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करके लगाने हैं, 10 बल्ब है जिसमें से 6 डिफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा चांस है यार डिफेक्टिव का। अब रात में जो बंदा है वो सिलेक्ट करता है बल्ब को, अब रात में सिलेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पब्लिक बोल रही यार लाइट नहीं जली होगी, अरे लाइट ही तो लगा रहा है, मोबाइल नहीं थी, नहीं 1990 की बात है, तो उस टाइम मोबाइल नहीं थी, तो 10 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव थे, रात में उसने तुक्के से कोई 3 सेलेक्ट किए। अब उसको भी थोड़ी ना पता है कि डिफेक्टिव है या नहीं है, फ्यूज़ वगैरह उतना आसानी से नहीं देखा जा सकता राइट। अब मेरे जैसे लोग तो एकदम नहीं देख सकते, जाने दो छोड़ो। सो पुट करता है उनको सॉकेट में। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि रूम अभी भी डार्क रहे और क्या प्रोबेबिलिटी है कि रूम में लाइट आ जाए। डार्क रहने के लिए क्या होगा, डार्क रहने के लिए वो जो सिलेक्शन करेगा तीनों बल्ब का, वो चारों के चारों जो नॉन डिफेक्टिव, सॉरी जो 6 के 6 डिफेक्टिव है उसमें से ही करेगा राइट। तो सबसे पहले सैंपल पॉइंट बनाते हैं। सो देयर आर 10 bulbs out of which 6 are defective and 4 are non-defective, right? 4 are non-defective and 6 are defective, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफेक्टिव बल्ब में से अगर तीनों वो चुन लेगा तभी तो रूम डार्क रहेगा, अगर एक भी बल्ब उसने ढंग का चुन लिया तो रूम तो डार्क नहीं रहेगा, रूम में लाइट आ जाएगी थोड़ी सी, तो रूम तभी डार्क रहेगा जब वो तीनों के तीनों डिफेक्टिव सेलेक्ट कर ले। सो Na की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी पहले NS निकालते ना। सो NS की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 3 बल्ब सिलेक्ट कर रहा है मतलब 10C3, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, इसका मतलब 5 3 या 15 8 या 120, ठीक तुक्का मारा मैंने, देख लो एक बार। 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, यस करेक्ट है। So room is still dark, let event A, room is still dark, therefore he might have selected defective bulbs, right? defective bulb select करेगा तभी तो अभी तक डार्क है, therefore Na की वैल्यू क्या आ जाएगी 4C3, सॉरी 6 डिफेक्टिव बल्ब है ना, तो 6C3, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, और जो 3 फैक्टोरियल आता वो नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाता,
तो नीचे बचा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 2 जा 6 6 जा कैंसिल, ये आ गया 20। ठीक, तो रूम अभी भी डार्क रहने में जो Na है, रूम कब डार्क रहेगा भाई, जब 6 डिफेक्टिव बल्ब में से कोई तीनों सेलेक्ट कर लेना, तो 6C3, 6 में से 3 सेलेक्ट करना है 6C3, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा Na अपॉन NS, Na कितना है 20, NS कितना है 120, तो काट दो, देखो 1/6 आ गया। ठीक, रूम अभी भी लाइट है। अब देखो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये बोलता है कि रूम डार्क है, ये बोलता है रूम में लाइट आ गई है, रूम डार्क है रूम लीट है, रूम डार्क है रूम लीट है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब हमें PA डैश निकालना है सेकंड वाले में। हाँ, आप जनरल मेथड से भी जा सकते हो। जनरल मेथड क्या होगा, जनरल मेथड बता दो। जनरल मेथड, जनरल मेथड ये होगा कि उसने नॉन डिफेक्टिव में से सेलेक्ट किया होगा, तो आप ऐसा लिखोगे, लेट इवेंट बी रूम इज लिट, he might have selected from non-defective bulbs, therefore NB is equals to 4C3, 6C3 की जगह 4C3 आ जाएगा, बिकॉज 4 यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव है। अब देखो दिक्कत क्या आएगी अगर आप जनरली नहीं जाओगे तो, मतलब आप सोच रहे हो कि मैं 4C3 कर दूंगा क्योंकि 4 नॉन डिफेक्टिव है, नहीं, एक भी बल्ब अगर जल गया, एक भी बल्ब अगर जल गया तो भी काम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं दोनों के दोनों, तीनों के तीनों सब डिफेक्टिव हो, सॉरी नॉन डिफेक्टिव हो, एक भी अगर ढंग का मिल गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप अगर जनरल केस में जाओगे तो आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस एक डिफेक्टिव हो और एक नॉन डिफेक्टिव हो और 2 डिफेक्टिव हो। दूसरा केस 2 नॉन डिफेक्टिव हो 1 डिफेक्टिव हो। तीसरा केस तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हो। ऐसे 3 केस आपको बनाने पड़ेंगे, देखो वो भी बता देता हूं मैं। हाँ, तो पहला केस क्या है, एक डिफेक्टिव हो, सॉरी एक नॉन डिफेक्टिव हो और 2 के 2 डिफेक्टिव हो, तो भी तो लाइट आ जाएगी। तो वो हो जाएगा 10C2, 6 डिफेक्टिव है तो 6 में से सपोज 2 डिफेक्टिव इसने चुन लिया और एक नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट किया, मतलब 4C1 प्लस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है उसने एक ही डिफेक्टिव सेलेक्ट किया, 2 नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट किया, तो 6C1 इंटू 4C2। तीसरा केस क्या है, उसने एक भी डिफेक्टिव नहीं सेलेक्ट किया, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव सेलेक्ट किया, तो 4C3। 6C2 का आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 15, और 4C1 का आंसर 4, 15 4 जा 60 आ जाएगा वो, प्लस 6C1 का आंसर 6, 4C2 का आंसर आ जाएगा 6, सही में। हाँ, तो 6 इंटू 4 ये आ गया 6 6 ये आ गया 36। 4C2 का आंसर वही आता है ना, देख लो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 3 12, यस। 4C3 का आंसर क्या आएगा 4, तो इसका आंसर आया 120, 100। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 100। तो PB क्या आ जाएगा, PB आ जाएगा NB अपॉन NS मतलब 100 अपॉन 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/6। ये हो गया इसका जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है कि रूम में लाइट आ जानी चाहिए। वो लाइट तब भी आ जाएगी जब एक ही नॉन डिफेक्टिव बल्ब लगा दो, मतलब एक ही लैंप जला दो, जैसे यहाँ पे जल रहा है तो दोनों लैंप जला दो, ठीक, उससे भी लाइट आ जाएगी। तो तीनों जला दो, तीनों नॉन डिफेक्टिव निकल जाए। तो पहला केस हमने लिया जहाँ पे 2 नॉन डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव था और 2 डिफेक्टिव थे। दूसरा केस जहाँ पे 2 नॉन डिफेक्टिव थे, 1 डिफेक्टिव था। और तीसरा केस जहाँ पे तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव हमने ले लिए, तीनों को ऐड किया, NB बनाया, आंसर आया। जनरल मेथड ये था। अब नॉर्मल मेथड क्या है कि हमने डार्क का निकाल लिया ना, अब इसको 1 से माइनस कर दो तो लाइट वाला आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ही तो है। जैसे टेस्ट में पास्ड स्टूडेंट का आपको पता है नंबर, कितने लोग पास हुए, और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो फेल का निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का टोटल तो हमें पता है ऑलवेज 1 होता है, और हमें स्टिल डार्क का पता है, तो लिट का निकाल सकते हैं ना 1 माइनस करके। तो 1 माइनस 1/6 ऐसे लिखोगे, PA डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A, सो 1 माइनस 1/6, देखो 5/6 ही आया। समझ गए? चलो आगे बढ़ते। चलिए, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, परम्यूटेशन आ गया, कोई नहीं। अच्छा, लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एट रैंडम। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते। सैंपल पॉइंट आपको हमेशा 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 क्वेश्चन से ही मिलेगा, ये सब मत देखना सैंपल पॉइंट के लिए। सैंपल पॉइंट आपको जब भी बनाना हो, NS आपको जब भी बनाना हो, हमेशा आप क्वेश्चन में देखना। क्वेश्चन में बोला है मदर के वर्ड को रैंडमली अरेंज कर दिया गया, डायरेक्टली अरेंज किया है, तो जितने लेटर उतने फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ठीक। सो लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड एट रैंडम, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 6p6, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 120, नहीं 720, ठीक। सो आपके सैंपल पॉइंट की वैल्यू आ गई 720। पहला क्वेश्चन बोलते हैं वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो यहाँ पे MTHR ये वॉवेल्स तो है नहीं, OE वॉवेल्स है, तो इनको एक साथ कर दो,
अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग, इन लोग अंदर ही अंदर कितने वेज में अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल में। अब इनको आपने 1 कर दिया तो ये कितने काउंट होंगे, 1 यूनिट। ये कितने हैं, 4, तो 4 + 1 5। 5 लोग को अरेंज करने में कितना मेथड, 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना वे, 5 फैक्टोरियल। अंदर जो 2 लोग बैठे उनको अरेंज करने का कितना वे, 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि हमें दोनों को अरेंज करना है, एंड है और तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो एन की वैल्यू आ गई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो पी ए निकाल लो, पी ए की वैल्यू आ जाएगी एन ए अपॉन एन एस, मतलब 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 720, या 6 फैक्टोरियल लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा। तो 6 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर देता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, देखो कैंसिल हो गया, 2 3 या 6, आंसर आ गया 1/3। नहीं समझा, अरे भाई 2 वॉवेल्स थे, भूल गए हम क्या करते थे परम्यूटेशन में, दोनों को 1 कर देते थे। अब 2 लोग हैं तो अंदर ही अंदर कितने वे में अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल में। 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्वेश्चन में बोल दिया अगर उन्हें साथ रहना है तो उनको हम 1 ही यूनिट काउंट करेंगे। तो इसको हमने 1 यूनिट काउंट किया, इधर कितने थे, 4, 5 यूनिट को अरेंज करना है, कितना वे जाएगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल वे में इसको अरेंज किया और 2 फैक्टोरियल में अंदर वाले को, तो आंसर आया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी आई 1/3। अब बी बोलता है कि वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है। बोलो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 1/3, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3, खत्म। कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही निकालते हैं ना, भूल गए, प्रॉपर्टी बताया था। चलो थर्ड वाला करते हैं। चलिए थर्ड वाला बोला है ओ को बिगिनिंग में रखना है और टी को एंडिंग में रखना है, तो एम एच ई आर, ओ को फिक्स कर दिया कि तुम यहीं रह सकते हो, टी को फिक्स कर दिया तुम यहीं रह सकते हो, तो ये दोनों हिल सकते हैं क्या, नहीं, तो इनको बैठने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वहीं पर। जैसे 4 कुर्सी तुम्हारे सामने रखी है बट तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम्हें उसी कुर्सी पर बैठना है, तो कितने वेज में बैठ सकते हो, एक ही ना, जाके सीधा उसी पे बैठोगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो वैसे इनको फिक्स कर दिया तो 1 वे हो गया। अब बचे जो ये 4 लोग, इनको फुल फ्रीडम है, तो ये 4 लोग कितने वे में अरेंज हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, ओ इज एट द बिगिनिंग, therefore it can be arranged in 1 way, arranged in 1 way। ठीक, T is at the end, therefore it will also be arranged in 1 way। Other 4 remaining letters can be arranged in 4 factorial ways। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या आ जाएगा, एनसी की वैल्यू आ जाएगी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 1, तो ठीक है पीसी निकाल लेते, तो पीसी की वैल्यू आएगी एनसी अपॉन ये, तो आंसर आएगा 1/6 5 × 30, दैट्स इट। ये क्या जादू हुआ, अरे 6 को ओपन किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जो 4 फैक्टोरियल आता वो इससे गया, तो 6 5 × 30, दैट्स इट। डी में क्या बोला है, डी में बोला स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल एंड एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, लंबा जाएगा ये वाला कर लो पहले। चलिए स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल एंड एंड विथ अ कॉन्सोनेंट, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, वॉवेल्स कई सारे, ओ ई, तो पहली प्लेस पे तो भाई ओ ई में से कोई एक आ सकता है, तो पहली प्लेस को भरने के 2 रास्ते हैं, ओ आ जाएगा या ई आ जाएगा। ठीक, और लास्ट प्लेस को भरने के कितने चांसेस है, 4 चांसेस है, 4 वेज है, MSTR। ठीक, राइट, लास्ट प्लेस पे 4 वेज है। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं 4 फैक्टोरियल वेज क्यों नहीं, क्योंकि जगह एक ही है, सो इट इज नथिंग बट 4p1, एंड 4p1 का आंसर क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 4। एक जगह 4 लोग तो 4p1, एक जगह 2 लोग तो 2p1, समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये आया है। तो 4 वेज है यहाँ पे लास्ट प्लेस के लिए, 2 वेज हैं पहली प्लेस के लिए। अब मान लेते हैं कोई एक वॉवेल यहाँ आ गया, कोई एक कॉन्सोनेंट यहाँ आ गया, बचे कितने, 4 लोग, तो वो 4 लोग यहाँ बीच में अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। तो एनडी क्या आ जाएगा, एनडी आ जाएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4, तो पीडी क्या आ जाएगा, पीडी आ जाएगा 2, पीडी आ जाएगा एनडी अपॉन एन एस, मतलब 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 अपॉन
720 हैं, 720 था क्या, लग तो रहा है 6 फैक्टोरियल था, तो बात वही है। 2 4 जा 8 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको ओपन करो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 8/30, तो ये आ जाएगा 4/15। ठीक है, चलिए अब 15th क्वेश्चन में बोला है 4 letters are to be posted in 4 post boxes if any of the letter can be posted in any of the 4 post boxes, what is the probability that each box contains only 1 letter। मतलब सबसे पहले हमें सैंपल पॉइंट यहाँ पे देखना होगा कितना है। 4 लेटर्स है, 4 पोस्ट बॉक्स में आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, पहले कोई कंडीशन नहीं है, हर एक बॉक्स में कितना भी लेटर आप लोग डाल सकते हो, तो ऑब्वियसली 4p4 4 फैक्टोरियल आएगा हमारा यहाँ पे ns। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख देना, क्या लिखोगे, 4 letters are to be posted in 4 post boxes, therefore ns equal to 4p4 which is nothing but 4 factorial which is equal to 4 4 जा 24, 4 4 जा 24, अरे 4 factorial 24। ठीक, n निकालते, n क्या होगा, let event a probability that each box contains only 1 letter, probability that each box contains ओनली 1 लेटर, एक लेटर रहना चाहिए हर बॉक्स में। तो पहले बॉक्स में अगर आपने 4 में से 1 डाल दिया तो बचे 3, फिर अगले बॉक्स में 3 में से 1 डाल दिया बचे 2, फिर 2 में से 1 डाल दिया बचा 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। हाँ, 4 पोस्ट बॉक्सेज है और आपके पास 4 लेटर्स है। 4 लेटर्स को डालने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन है। एक पोस्ट बॉक्स में आप कितने भी लेटर डाल सकते हो। तो मान लेते पहले पोस्ट बॉक्स में आपने 4 लेटर डाल दिए, और दूसरे पोस्ट बॉक्स में, तीसरे पोस्ट बॉक्स में, चौथे पोस्ट बॉक्स में, किसी में भी डाल सकते हो आप लोग ना। तो ns एक्चुअल में आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी फॉर दैट, मुझे लगा 4 फैक्टोरियल, तो ये आएगा आपका 256। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256 होता है मान लो। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर बॉक्स में एक ही लेटर जाए, तो इसका तो आपको पता है 4 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 4 लेटर्स, अब 4 लेटर में से तो सेकंड बॉक्स कितना कंटेन करेगा, 3। पहले बॉक्स में आपने 4 में से कोई एक डाल दिया, तो सेकंड के लिए कितने, 3। थर्ड बॉक्स कंटेन्स 2, फोर्थ बॉक्स कंटेन्स 1। ठीक, तो आपका P कुछ भी ले लो, P ये क्या आ जाएगा, Na/ns। Na तो हमने निकाला ही नहीं, चलो निकाल लेते हैं, 4 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 24/256। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24/256। अब कैंसिल कर दो, तो 3/32, 8 से कैंसिल कर दिया मैंने। समझ में आया क्या था क्वेश्चन। चलो 15th करते। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि 15 प्रोफेसर्स को बुलाया गया एक यूनिवर्सिटी के टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसमें से एक वाइस काउंसिलर थे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेसर ऑक्यूपाई द सीट ऑन आइदर साइड ऑफ वॉइस काउंसिलर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सर्कुलर परम्यूटेशन का कंसेप्ट आ गया। तो सैंपल पॉइंट कितना आएगा, क्या लिखोगे यार, देयर आर 15 पीपल्स टू बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर लिखो या पीपल लिखो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो क्या फॉर्मूला होता है किसका, सर्कुलर परम्यूटेशन का, -1 n-1, 15 लोगे तो 15 - 1 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल हो गया इसका हमारा सैंपल पॉइंट। ठीक, अच्छा, एक वाइस काउंसिलर भी है ना, वाइस काउंसिलर को मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 15 प्रोफेसर्स को बुलाया गया है और एक वाइस काउंसिलर है, एंड 1 वाइस काउंसिलर, चांसलर पढ़ते कुछ लोग। ठीक, तो 16 लोग हैं टोटल। तो ns कितना आएगा, ns आएगा 16 - 1 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में बोलता है कि प्रोफेसर वाइस काउंसिलर के आजू बाजू बैठ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो मान लेते कि यार यहाँ पे कहीं पे वाइस काउंसिलर बैठा होगा, तो कौन से प्रोफेसर की बात कर रहा है वो सब कुछ नहीं, कोई भी बैठ सकता है। तो सपोज यहाँ पे प्रोफेसर ए बैठ गए, यहाँ पे प्रोफेसर बी बैठ गए, तो ये दोनों ऐसा भी तो बैठ सकते हैं, बी वाला यहाँ, ए वाला वहाँ, बी वाला यहाँ, ए वाला वहाँ, इंटरचेंज कर सकते हैं ना अपनी पोजीशन। तो ये दोनों अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। वाइस काउंसिलर का फिक्स है, वो तो अपना 1 फैक्टोरियल वे में ही रहेगा। बचे कितने बचे, 2 1 3 यहाँ गए, बचे 13।
तो 13 लोग जो बाकी बचे वो कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, 13 फैक्टोरियल वे में। तो एन की वैल्यू आ गई 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी 13 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, फिर 13 फैक्टोरियल कैंसल, तो नीचे बचेगा 15 इंटू 14। तो आंसर आएगा 2 अपॉन 15 इंटू 14। तो आंसर आएगा 1 अपॉन 15 इंटू 7। तो आंसर आएगा 1 अपॉन 105। समझ ला कैसा था क्वेश्चन। चलो तो माफ करना, मैं पूरी थियरी नहीं लिख रहा हूँ, थियरी आप लोग लिखोगे। कैसे, वाइस टू प्रोफेसर्स आर टू बी सीटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द वाइस काउंसिलर, देयरफॉर दे कैन बी सीटेड इन 2 फैक्टोरियल वेज, अदर 13 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 13 फैक्टोरियल वेज, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ गजब। चलिए तो पहला बोला है ऑल आर ब्लैक है, क्वेश्चन तो पढ़ो। अरे 7 ब्लैक है, 4 रेड है, 3 बॉल निकाला गया। तो पहले सैंपल पॉइंट बना लो। देयर आर 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। वैसे आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो यार, जनरल मेथड से नहीं निकाल सकते क्योंकि सारे ब्लैक होने चाहिए। 7 4 11 लोग हैं और 3 को ही निकाला जा रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल देता देयर आर 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स और डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता ऑल आर ब्लैक, तब निकाल देते 7 अपॉन 11। बट 7 4 में से 3 को सिलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए आप लोग नहीं निकाल सकते जनरल मेथड से जो 10वीं में किया करते थे। तो देयर आर 7 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स। ठीक, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 11 बॉल्स, 7 + 4 11 बॉल्स है ना। देयरफॉर NS इक्वल टू 11C3। 11C3 की वैल्यू आएगी 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 8 फैक्टोरियल जो आता वो इससे कैंसिल हो जाता। तो नीचे बचा 3 इंटू 2, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9। तो आंसर आएगा 15 इंटू 11, 11 5 जा 55, 3 जा 165, 11 5 जा 55, 3 जा 165। चलिए यहाँ तक हो गया। लेट इवेंट ए। सारे ब्लैक कब होंगे, जब हम ब्लैक में से किसी 3 को निकालेंगे। राइट, देयर आर 7 ब्लैक बॉल्स, देयर आर 7 ब्लैक बॉल्स इफ सॉरी, सारे ब्लैक रहने के लिए 3 बॉल्स को कहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ब्लैक में से ही सिलेक्ट करना होगा। 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 7। राइट, तो P ऑफ ए क्या आ जाएगा, P ऑफ ए आ जाएगा 7C3। तो सॉरी N ऑफ ए आया ना, सो P ऑफ ए क्या आ जाएगा, P ऑफ ए आ जाएगा 7C3 अपॉन 11C3। 11C3 की वैल्यू 165, इसकी वैल्यू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब निकाल लो 7 इंटू 6 इंटू 5, जो 4 फैक्टोरियल आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे बचा क्या, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो 6 6 कैंसिल। तो आंसर आया 7 अपॉन 165। इसके अलावा कुछ कैंसिलेशन और नहीं होगा। ये होगा, अरे भाई 7 ब्लैक बॉल है, सारे के सारे ब्लैक कब रहेंगे, जब 7 में से हम 3 ब्लैक बॉल निकालेंगे। तो 7C3 हमारा क्या आया, सैंपल पॉइंट। तो 7C3 आया, इसका आंसर कितना आया 7C3 अपॉन 165। 165 किसका आंसर है, 11C3 का। राइट, 11C3 देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 6 10 9 जा 90, 96 15। यस राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे इंटू 5 भी आएगा, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आता ना। तो 4 फैक्टोरियल से पहले यहाँ वाला 5 मिस हो गया, तो यहाँ भी 5 आएगा। अब ये 5 से कट जाएगा तो 7 अपॉन 33 इसका आंसर हो जाएगा। वही मैंने अभी आंसर देखा तो सोच रहा था कहाँ क्या हुआ। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला आप लोग ट्राई करो, बहुत ईजी है, मैं करता हूँ उसके बाद। अब इवेंट भी क्या कहता है कि 1 काला और 2 लाल। तो समझ के रहोगे यार, 7 में से 1 7C1 एंड बोले मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ये हो गया आपका NB। थ्री से कैंसिल कर दो, हो गया आंसर। ठीक, बट इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो आउट ऑफ 3 balls, 1 is black and other 2 ऑन लिख दिया ना, अदर एंड अदर 2 आर रेड। ठीक है, so black ball can be selected in, black ball can be
selected in 7 C1 ways. Red balls, 2 red balls, 1 black ball can be selected in 4 C2 ways. 4 में से 2 ना, therefore NB equal to 7 C1 into 4 C2. 7 C1 मतलब 7, 4 C2 की वैल्यू होती है 6, तो ये आ गया 42. तो NB की वैल्यू मिल गई हमें, तो PB आसानी से आ जाएगा. PB क्या आएगा? PB आएगा 42/165. कैंसिल कर दो 3 से, 3 14 जा, 353 जा, हाँ 355 जा. ठीक, तो ये हो गया हमारा 9.1 पूरा का पूरा ओवर. अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो कंसेप्ट 9.1 का ही है, उसमें भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और जो मैंने फॉर्मूला लिखा था PA यूनियन B का, बस ये 2 ही कंसेप्ट है. PA यूनियन B का पूरा यूज है पूरी एक्सरसाइज में, पूरे सेट वाले फॉर्मूले. ठीक, बहुत ईजी है, खटाखट हो जाएगा. चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू सो मच.